हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम किस टॉपिक पे और कौन सी किताब की वीडियो को बनाने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही दिशा में सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं इसमें आपको महा मैराथन कराने वाला हूँ। जी हाँ, जो हर साल आने वाले प्रश्न हैं उन सब पे आपकी नज़र रहेगी। आज हमारी भी नज़र रहेगी। क्लास 12 जो बायोलॉजी का प्रश्न है उसके लिए अब वायरल प्रश्न होंगे सारे, यानी कि आपके लेके 2000 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं उन सबको हमने कवर किया है। और तो इसका मतलब हुआ कि पूरी किताब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम हर तरीके से लेने वाले हैं। जो इस साल प्यारे बच्चे 2024 में इंटर के बायोलॉजी से पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और हर एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि पेपर में आपको मतलब इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो आपको दिख गया होगा कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुविकल्प हम कराएंगे, यानी कि जितने भी बहुविकल्प हैं बहुविकल्प कराएंगे। जो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु होंगे, वो अति लघु भी हम इसमें वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तथा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि लघु उत्तरीय भी कराएंगे। तथा एक मैं लास्ट में इसमें आपको एक क्या लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास के लिए होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि हाँ वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लास्ट में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्प। तो चलिए बहुविकल्प देख लेते हैं और बहुविकल्प पहले की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला ही बहुविकल्प है। तो पहला ही बहुविकल्प को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मैंने इसके सामने सन भी जरूर लिखे हैं, ताकि आपको प्यारे बच्चों आइडिया हो जाए कि हमें जो है क्वेश्चन में ये आलतू फालतू तो क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको 2003, 2006, 9, 15, 19, इसका मतलब हर 2, 3, 4 साल बाद आता है। तो इस साल पेपर में आने की 100% चांस है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे ऊपर लिया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं और इसका ऑप्शन निकालते हैं क्या है। तो इसमें है आपका पालीगोनम। पालीगोनम प्रकार का भूषण कोश है, तो भ्रूण कोश है। तो चलिए पालीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश है, तो किस प्रकार का है इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ए 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। बी ऑप्शन है 8 कोशिकीय 7 केंद्रीय। सी ऑप्शन है 8 कोशिकीय 8 केंद्रीय। या डी ऑप्शन है 7 कोशिकीय और 7 केंद्रीय। तो आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा होगा। जिस बच्चे ने अपने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी तो ये समझ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका पहले का जो पहले का जो आंसर सही होगा प्यारे बच्चों, पहला ही राइट होगा। यानी कि प्रश्न 1 का ए आंसर सही होगा, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है इस बार देखिए, ये 2020 और 23 यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्रेजेंट में ही जो ट्रेंड में है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आसपास आ रहा है, इस साल भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताइए इनमें कौन सा। पहला है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेडिट्स द्वारा, या कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको बिल्कुल कौन सा सही लग रहा है प्लीज़ बताइए। आपको जो सही लग रहा होना चाहिए, यानी कि दूसरे का जो होना चाहिए, दूसरे का बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। तो दूसरे का बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो 2020 और 23 में पूछा गया। तो अब आगे देखते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। यार क्या पुरुष से संबंधित है, यानी कि जो आपके सामने ऑप्शन है वो पुरुष से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि इनमें से कौन सा पुरुष से संबंधित। और क्वेश्चन 2020 और 22 यानी कि 2 साल पूछा गया। अब 2024 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें पढ़ लेते हैं। तो इसमें है पहला गोलियां, ट्यूब क्या ट्यूबेकेटॉमी और वेक्सेकेटॉमी। तो आपको इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा प्लीज़ बताइएगा। तो तीसरे का कौन सा आंसर सही है। तो तीसरे का आंसर बिल्कुल राइट होगा, यानी कि जो वैक्सेटॉमी है ये जो है
ये पुरुष से संबंधित है, यानी कि ये क्या है, नसबंदी है जो पुरुष से संबंधित। आई होप समझ गएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी, वैक्सेटोमी। आई होप समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका सामने प्रेजेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो 2015-18 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नहीं तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर मान लो पेपर में नहीं आता तो उम्मीद है कि आपको पता होना भी चाहिए। वजह क्योंकि आनुवंशिकी का जनक, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखा करोगे। जब भी जनक की बात आई ये तो लगभग हर किसी का बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें है एरिक वाक शेरमार्क, एक ग्रेगर जॉन मेंडल या कार्ल कार्नेस। तो ABC में से कौन सा सही लग रहा है प्लीज़ बताएं। आपको पता कौन सा चलना चाहिए भाई। चौथे का आनुवंशिक का जनक जो होता है आपका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ये ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिक का जनक कहलाते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का समझ में आया। 4 का बी क्यों है, क्योंकि आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेग जॉन मेंडल। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो ये पेपर भी 2018 और 22 में आ चुका है। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया है। तो इसमें है पहला फ्लेमिंग ने, दूसरा है वीजमान ने, तीसरा है स्मिथ है, या इनमें से आपको कोई सा भी नहीं। डी ऑप्शन आपको मैं यहाँ दे सकता था बट इनमें से है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी। तो बताइए पाँचवें का ए, पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है उसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी, अर्थात 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है डीएनए का रासायनिक चाकू है। डीएनए का रासायनिक चाकू है, तो चाकू का मतलब है डीएनए को किस चीज़ से काटा जाता है। 2017 और 22 ये फिलहाल आने में बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इसमें है आपका ऑप्शन लाइगेज, पॉलीमरेज और रेजिस्ट्रेशन एंड्रोन्यूक्लिएज। समझ में आ गया। तो तीनों में से कौन सा सही होगा। छठे का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो होगा छठे का सी, रेजिस्ट्रेशन एंड्रोन्यूक्लिएज। तो ये आपका सी ऑप्शन डीएनए का रासायनिक चाकू हो जाएगा, यानी कि इस चीज़ से हम जो डीएनए होता है उसको काटते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए ये तो रहे आपके बहुविकल्प पे। अब बहुविकल्प से आएंगे हम अति लघु और लघु पे। सही है। क्यों, क्योंकि देखिए ये बहुविकल्प एक एक नंबर के भी आते हैं, दो दो नंबर के। अगर अति लघु में जाओगे, जब लघु में जाओगे तो 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1, 2, 3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मैंने लिया है, और वो भी 1, 2 नहीं जो कई कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको परिभाषा बतानी है, परिभाषा के साथ 1-2 लाइन और बतानी है। क्या कह रहा है स्पष्ट कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर स्पष्ट ना कहता तो केवल आप परिभाषा भी बता के छोड़ सकते थे, जैसे प्लाज्मिक कहते हैं, इसका मतलब यहाँ तक छोड़ सकते, परंतु स्पष्ट कीजिए यानी कि 1-2 लाइन एक्स्ट्रा और लिखिए। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा, ये क्वेश्चन 1 नंबर से 2 नंबर तक बन जाएगा। तो देखिए 2007, 8, 11, 16, 17 तो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब 17 से नहीं आया तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में। तो ध्यान रखना, तैयार रखना अपने आप को अच्छी तरीके से। अब हमें वार आसान नहीं, खाली नहीं, आपको वार भर के मानना है। चलिए वार हमारा खाली नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये बोल रहा है ये जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, यानी कि जो ये वाले यानी कि ये जीवाणु में पाया जाना है, यानी कि ये प्लाज्मिड है, ये जीवाणु में पाया जाना अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिक कहते हैं। इतनी बात समझिए। स्पष्ट कह रहा तो इसका मतलब थोड़ी सी 1-2 लाइन बढ़ा देते हैं। ये कह रहा प्लाज्मिड्स प्राय जीवाणु व पीष्ठ में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। तो हमने ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा लिखी, इसलिए लिखी क्योंकि स्पष्ट करने को कह रहा। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका
बायोगैस क्या है और 2022 और 23 में लगातार आ रहा है, तो 2024 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, इसका मतलब होता है डायरेक्ट इस पे निगाह मारिए, आप दाएं बाएं छोड़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आप बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो अवायवीय अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। यानी कि बायोगैस विभिन्न जो गैस होती हैं उनका सबका मिश्रण है, और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू और कृषि अपशिष्ट यानी कि कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं, बचे हुए अपद्रव्य पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। बायोगैस में देखिए क्या क्या पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ बढ़ा सकता है कि बायोगैस में क्या कौन कौन सी गैस पाई जाती है, यानी क्या करा ना, उपशिष्ट पदार्थ, यानी कि बायोगैस में देखिए 50 से 70% मीथेन पाई जाती है। अगर देखा जाए 30 से 40% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है, तथा अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा का मतलब है छोटी छोटी मात्रा में एथेन भी मिलती है, प्रोपेन भी मिलती है, हाइड्रोजन भी मिलती है, नाइट्रोजन भी, तथा H2S गैस पाई जाती है। तो इस तरीके से बायोगैस समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 2009, 12, 15, 18, 22, यानी कि हल 1-2 साल बाद आपको देखने को मिलता है। तो चलिए, उम्मीद है इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिला तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मिठाई के डिब्बों, आपको ये चीज़ खाली नहीं छोड़नी, बिल्कुल आपको करके आना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये लिख रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के साथ जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया, जैसे बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। तो बात समझ में आई। इनके मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़े लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया। कौन कौन से, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति और वगैरह वगैरह। यानी कि हमें बस थोड़ी सी 2-4 लिखने हैं और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, क्या कहता है, ये बोल रहा है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं, यानी कि लीडिंग कोशिका जो है उनके क्या कार्य होते हैं समझाना, स्पष्ट करना है। तो पेपर में कितने बार, 2019, 22, 23, यानी कि देखिए 19 से लगभग हर साल आ रहा है, तो इस साल भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसका आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है। लिखा, लीडिंग कोशिकाओं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता होती है। समझ में आया। यानी कि लीडिंग कोशिकाएं कौन कौन सी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता प्रदान करती है। तो आई होप क्वेश्चन बहुत स्पष्ट, बहुत आसानी लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनिषेचक जनन को परिभाषित कर 2020-22, तो 24 में भी आपको बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से लिखा मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए एक स्माइल के साथ अगला क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अगर बिना निषेचक के अर्थात अनिषेचित बीजाणु द्वारा अंकुरित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेचक जनन कहलाता है, जैसे आलू। बात समझ में आ गई, बहुत छोटा है। अगर प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक जरूर करें, अगर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है, लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। तो पेपर में देखिए, ध्यान से देखिए, आवा कितनी बार है, ध्यान से देखना है। 2006, 8, 14, 22, यानी कि 2008 के बाद 14 फिर लगभग आने लगा। अब आपको देखते हैं इसका आंसर दिखाते हैं। अगर आप प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होता है, यानी कि ये जो है आपका लिंग से लक्षणों को परिभाषित का मतलब है, प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होता है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों से होता है। ये लक्षण लिंग सहगलन लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वर्णाधानता एवं हीमोफीलिया। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है
ये आप देखते रह जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सबको बच्चों का इंतज़ार है, चलिए आपका इंतज़ार खत्म। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में या अपने फ्रेंड में या सर्कल में जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए कि देखो कितनी बार आया है। 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखिए 16 से 19, 22, 23, यानी कि कोई ऐसा सन होगा जिसमें ना देखा गया हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं ध्यान से, बारीकी से समझेंगे हर एक पॉइंट को। ये कह रहा डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, यानी कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है वो हमें स्पष्ट करना है। देखिए इसमें है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। अगर आरएनए की बात करें तो यह मुख्य रूप से कोशिका ध्रुव में पाया जाता है। एक डिफरेंस तो ये रहा। अगला, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। बात समझ में आ गई। देखिए कभी कभी एक नंबर में ये पूछ लेता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो मैंने आपको जब वाइवा वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बताया था कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऐसे इसका अगर आरएनए की फुल फॉर्म हो जाए यानी कि इसका पूरा नाम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, अगला है, इसमें AGTC क्षारक पाए जाते हैं जबकि इसमें AGUC क्षारक पाए जाते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। ये कह रहा है, अगला है डीएनए में यह अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, यह प्राय प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसका मतलब अगर केवल इतना सा अगर 2 नंबर में पेपर में पूछता है तो आप इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को 3 नंबर में उसने बना दिया पेपर वाले ने, तो क्या क्या करना है ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने दिखाया ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों आया हुआ है आप समझ गए होंगे। ये 2 नंबर में भी आता है, ये 3 नंबर में भी आता है। तो देखिए पहले इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये इसी में क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि देखिए अब इस क्वेश्चन को बड़ी गहराई से समझेंगे। अगर 3 नंबर बन गए तो आप इसे भी छाप सकते हैं इसी में। अगर डीएनए फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो 2016, 19, 20 और 22 तीनों 4 सन में आ चुका है। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है डीएनए का एंड्रोन्यूक्लिज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता। तो समझ में आया डीएनए की फिंगरप्रिंट की क्या क्या प्रक्रिया है। अच्छा आगे चलते हैं। ये जरूर लिखें कि इसकी खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 में की थी। तो क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। अब चलिए देखते हैं आगे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक बोलेंगे, परंतु अगर 2 से 3 नंबर बन गया तो आपको प्यारे बच्चों ये जरूर लिखना पड़ेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की विधि और नंबर 4 है जो इसमें उपयोग। तो वो चीज़ तीनों चीज़ चारों चीज़ बतानी पड़ेंगी, पहले परिभाषा फिर विधि फिर इसके उपयोग। आई होप बात समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, वहाँ कितने नंबर तक का बोलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन की विधि को पढ़ लेते हैं। तो डीएनए की फिंगरप्रिंट की विधि है नंबर 1, जेल विद्युत कण संचालन द्वारा। सेकंड पॉइंट है इसका डीएनए को पृथक करना, यानी कि शुक्राणु, रक्त, कंकाल को, इन तीनों को क्या करता है अलग करता है, डीएनए को पृथक करना। इसमें क्या क्या होता है, शुक्राणु, रक्त और कंकाल। अगला तीसरा पॉइंट है डीएनए को काटना। डीएनए को काटने का मैंने आपको बताया था, डीएनए को किस चीज़ से काटा जाता है ये मैंने आपको बहुविकल्प में भी समझा दिया है। देखो ये है एंड्रोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा। बात समझ में आ गई होगी। अब यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो चलिए उपयोग को पढ़ लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग है नंबर 1, पितृत्व निर्धारित करने में। यह पितृत्व का मतलब होता है पिता का निर्धारण करने में, यानी कि किसी बच्चे के पिता कौन है इसका पता लगाने के लिए डीएनए का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि जो व्यक्ति होता है उसको निर्दोष किस प्रकार से साबित करना है, फिंगरप्रिंट द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की
पहचान करने में, यानी कि जो हत्या होती है, बलात्कार होते हैं या किसी प्रकार की आपदा या किसी प्रकार की विपत्ति जब मनुष्य पे आ जाती है तो फिंगरप्रिंट द्वारा ही हम यह निर्धारित कर पाते हैं कि वो हत्या उसने की है या बलात्कार या किसी प्रकार की घटना उसने की है या नहीं की। इस प्रकार की पहचान करने के लिए हमें डीएनए की फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब अगला नंबर 4, इसमें चौथा है बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी कि मैंने बता दिया ना, हत्या बलात्कार या किसी प्रकार की घटना, यानी कि बाढ़ हो, भूकंप हो या किसी प्रकार का लाइफ में आया हुआ इंटरफेयर हो जो जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उससे पहचान नहीं हो पाती, तो उनकी पहचान करने के लिए हम लोगों की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग तो आप कितनी ही प्रकार से लिख सकते हैं। अब तो इतनी बात रही क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से। ये बोला है सम युग्मजी तथा विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। तो कितनी बार क्वेश्चन है, 2006, 10, 11, 15 बार, यानी कि लगभग आ रहा है हर साल, हर से 1-2 साल बाद। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं सयुग्मजी। इसमें है जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो इसे सयुग्मजी कहते हैं। यानी कि जब एक लक्षण अगले लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं उसे ही संयुग्मजी कहते हैं। सम का मतलब समझ गए होंगे, समान, 2 जीन समान, बस इतने से सब आप याद रख सकते। जैसे लंबापन, बौनापन, यानी कि अगर मान लो 2 बच्चे हैं वो बौने हैं और उनके पिताजी भी बौने हैं तो आप पता सर संयुग्मजी है। सही है। अगला विषम युग्मजी, यह है यदि एक ही लक्षण के दोनों जिन्स असमान या अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे संकर लंबाई पौधा, सही, संकर लंबाई पौधा। तो आई होप इतनी बात छोटी छोटी समझ गए होंगे। ये 2 नंबर में आपको 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। यानी कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसको आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपको 2 से 3 से 4 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसे देखते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। तो इसको पढ़ लेते हैं। ये रहा प्रभाविता का नियम। तो इसमें क्या है, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जब एक जोड़ी अलग अलग हों और उनके ऐसे लक्षण जीवों के बीच संकरण करा दिया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आया है, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितनी बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा अनुवांशिक रोग क्या है, डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, ये हमें सब बताना है। तो 2006, 7, 10, 11, 15, 19, यानी कि अब देखिए यहाँ गैप लेने के बाद अब ये आपको 24 में बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, सब कुछ वहीं मिलेगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अनुवांशिक रोग वे रोग जिनका वहन या जिन्स या गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है, अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण पहला डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 वर्णनता। सही है। अगला ये तो हो गया अनुवांशिक रोग। अब है डाउन सिंड्रोम। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, जब 21वीं जोड़ी यानी कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी कि 2 ना हो के कितने हो जाएं, 3, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम या एकाधिक सूत्रा कहते हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इसके क्या लक्षण, अब लक्षण बताने, तो आपको लक्षण आपको ध्यान रखने होंगे। लक्षण बहुत ईजी हैं, ये बता सकते हो। इनकी गर्दन क्या होगी, मोटी हो जाती है। अगर इनकी त्वचा क्या हो जाती है, खुरदरी, यानी कि इनकी जो अगर इसमें जो लक्षण पाए जाएंगे त्वचा खुरदरी होगी। जीभ क्या होगी, मोटी, बहुत मोटी दिखाई देगी। दूसरा लक्षण है इसका, इनकी जो मृत्यु हो जाती है 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और यूनिक वीडियो, मज़ेदार वीडियो के साथ।
जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं एक बार तो।